हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं हफ्ते भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले वीक का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य को आत्मनिर्भर भारत के तहत फूड पार्क बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। तो कर्नाटक को भारत सरकार ने कितने दिए? 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसमें के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लें। खाद्य सुरक्षा की बात कर लें और खाद्य प्रसंस्करण, दो अलग अलग चीजें होते हैं। जैसे खाद्य से कोई चीज बनाई जाती है तो उसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब कि लोगों तक सही अनुपात में जो खाद्यान्न है वो पहुंच पाए। तो हमारे खाद्य सुरक्षा जो मंत्री हैं वो कौन है? रामविलास पासवान हैं। और जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं वो कौन है? हरसिमरत कौर बादल हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ चर्चा में रहे अन्य पार्क की जो हमारे यहाँ बनाए गए हैं। तो पहला है मंकी पार्क, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बनाया जा रहा है। और देश का पहला लाइकेन यानी कि कवक पार्क जो बनाया गया वो मुंशियारी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में बनाया गया। देश का पहला, ये ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है? हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में दो पार्क बनाए गए, पहला लाइकेन और दूसरा जैव विविधता पार्क। और उत्तराखंड से भी अगले पार्क का क्वेश्चन है कि देश का पहला नेशनल पार्क जहां जानवरों के लिए क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर खोला जा रहा है भारत में? तो दोस्तों, खोला जा रहा है ये तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में बांदीपुर आंची जैसे टाइगर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं, ये भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन प्रकाशित किया है? तो दोस्तों, ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात देख लें कि ये आपका जो ऑल इंडिया रेडियो है, जिसे आप रेडियो पर समाचार सुनते हो, ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को रेगुलेट करने वाली जो भारत में संस्था है वो कौन है? प्रसार भारती, जिसके अध्यक्ष कौन है? S सूर्यप्रकाश। और हमारा सूचना प्रसारण जो मंत्री हैं वो कौन है? रविशंकर प्रसाद, जो कि विधि एवं अधिकारिता न्याय मंत्री भी हैं। यहाँ पर आपने प्रसार भारती के बारे में बात करें तो प्रसार भारती ने एक नया चैनल शुरू किया है। क्या? DD रेट्रो। DD रेट्रो में क्या होगा कि पुराने जो धार्मिक कार्यक्रम है, प्रसिद्ध कार्यक्रम है, उन पर इस चैनल पर दिखाया जाएगा। अब रेडियो के बारे में बात करें तो वर्ल्ड रेडियो जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था रेडियो डाइवर्सिटी। और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहां पर लगाया गया है? चीन में लगाया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों? फास्ट है। फास्ट इसका नाम है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। कौन सा देश अपने परमाणु ऊर्जा और कोयला ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगा? तो इसका सही उत्तर है, जहां के एंजेला मार्केल हैं, तो कहां पर हैं? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यूरो है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा क्रोना। और फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा क्या है यहाँ की? यूरो। और पोलैंड की राजधानी है वारसा और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? जलाटी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जलाटी और क्रोना दो अलग अलग मुद्राएं आप ध्यान रखेंगे, फिनलैंड और पोलैंड की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया क्या कर रही है? क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही। क्लीन एनर्जी का मतलब सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, पनबिजली ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। तो पवन ऊर्जा की तरफ बढ़े, इसलिए पूरी दुनिया भर में क्या किया जा रहा है? इनको बाइकाट किया जा रहा है। तो इसी में एक कदम आगे निकला है जर्मनी, जो धीरे धीरे अपने चरणबद्ध तरीके से परमाणु और कोयला ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा इंश्योरेंस से संबंधित है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI कहा जाता है, ने किसकी अध्यक्षता में सड़क ठेके यानी कि रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक समिति का गठन किया है, जो श्योरिटी बॉन्ड की जांच करेगी? यानी कि रोड को बनाने में जो कंपनियां एक प्रकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो सिक्योरिटी बॉन्ड की तरफ पैसा जमा करती हैं, उनमें कितनी पारदर्शिता है, उन सभी की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? G श्रीनिवास होंगे। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए। अभी आपको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या किया गया है?
जुर्माना लगा दिया गया है, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा जुर्माना लगाया गया था। तो ईडीआई क्या करती है, पूरे देश में जितने भी इंश्योरेंस से संबंधित काम होते हैं, यानी बीमा से संबंधित काम होते हैं, उन सभी की देखरेख किसके अंतर्गत होता है, ईडीआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं ईडीआई के चेयरमैन की। तो ईडीआई चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो सुभाष चंद्र खुंटिया यहाँ के चेयरमैन है। और इसका मुख्यालय कहां पर है ईडीआई का, तो हैदराबाद में है। और ईडीआई की कुछ अन्य समितियों की बात करें तो ड्रोन के लिए जो बीमा हो या ना हो, इसके लिए कौन सी समिति ईडीआई ने बना रखी है, तो अंजन डे समिति बनाई है। और प्रवीण कुटुंबे समिति उन्होंने क्यों बनाई है, तो क्या व्यवसायिक प्रशासन बीमा कंपनियों में सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच कौन करेगी, प्रवीण कुटुंबे समिति। और एम.आर. कुमार समिति क्यों बनाई है, तो दोस्तों ईडीआई ने बनाई है जीवन बीमा कंपनियों में क्या स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा कंपनियां दे सकती हैं, यानी कि जीवन बीमा कंपनियां क्या करती हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन क्या ये स्वास्थ्य बीमा भी आपको दे सकती हैं, ये श्योर करने के लिए क्या बनाई गई है, एक एम.आर. समिति ईडीआई के द्वारा बनाई गई है। 3 समिति को एकदम याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में से समितियों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं इस समय, तो एकदम ध्यान रखेंगे आप। इसरो ने किस ग्रह के सबसे छोटे चंद्रमा फोबोस का चित्र खींचा है, तो दोस्तों आपको पता है कि किसका चंद्रमा है, तो ये मंगल का चंद्रमा है। मंगल के पास 2 चंद्रमा है, कौन कौन सा, एक है, एक तो है फोबोस और एक क्या है, डीमोस। तो डीमोस क्या है दोस्तों, एक छोटा चंद्रमा है, जबकि फोबोस उसका बड़ा चंद्रमा है। तो दोस्तों आप ये चित्र भी इसकी देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, इसरो ने इसमें कैमरा कौन सा इस्तेमाल किया, तो इसका नाम है मार्स कलर कैमरा। तो मार्स कलर कैमरा किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो आप बताएंगे सीधा कि किसका है, इसरो का है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे। और नासा के बारे में बात कर ले कि मंगल मिशन एक चला रहा है जिसका नाम क्या, इनजेन्युइटी। और यहाँ पर जो रोवर इस्तेमाल करेगा, यानी जो चंद्रमा पर उतरकर मंगल पर उतरकर चलने वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसे रोवर कहते हैं, उसका नाम क्या है, परसेवरेंस। तो कुछ लोग परसेवरेंस को ही मंगल मिशन बता रहे हैं, लेकिन मंगल मिशन का नाम वास्तव में क्या है, इनजेन्युइटी है। और इसका नाम एक भारतीय लड़की ने ही रखा है। अब ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे ज्ञात पर्वत की बात करें तो ये भी कहां पर स्थित है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो आपके हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा है। ये कहां पर है, मंगल ग्रह पर है। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके सतह में क्या उपस्थित है, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। और मंगल का एक उपग्रह जैसे हमने बताया कि क्या है, डीमोस है। और आपको उपग्रह के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं सबसे अधिक जो उपग्रह है किसके ग्रह के पास है दोस्तों, तो शनि के पास उपग्रह कितने हैं, 82। और 79 उपग्रहों के साथ कुल दूसरे नंबर पर कौन है, बृहस्पति, जो कि कभी पहले नंबर पर हुआ करता था। और कुल उपग्रह की अगर बात करें टोटल, तो 204 उपग्रह इस समय हमारे पूरे सौरमंडल में उपस्थित हैं, ज्ञात हैं। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित 2020 का डायना पुरस्कार किस भारतीय लड़की को दिया गया, तो इस लड़की का नाम है दोस्तों श्रेया ठकराल। तो श्रेया ठकराल यहाँ पर हैं, इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ की जो राजकुमारी थी डायना, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इन्हें ये दिया क्यों गया, तो इसके बारे में कारण जान लेते हैं। इसका कारण है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम क्या था, रिसाइकलर ऐप, जो क्या करती है कि जो हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाले होते हैं और जो कूड़े का ढेर जमा करते हैं लोग, उन सभी के बीच में एक सीधा कनेक्शन स्थापित करने के लिए उन्होंने मोबाइल ऐप बनाया था, जो आप इसे सीधे पढ़कर जान भी सकते हैं। पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे, हमारे स्टडी टू द पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब अन्य की बात करते हैं, कुछ लड़कियां जो चर्चा में रही श्रेया ठकराल के अलावा, तो पहली जो प्रमुख लड़की रही लिसिप्रिया कंगुजम, जो कि क्या है, मणिपुर की एक जलवायु संरक्षण कार्यकर्ता है और जिन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन ग्रेटा कहा जाता है। जिन्हें पता नहीं वो ग्रेटा को जान ले कि ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक बहुत प्रसिद्ध लड़की है जो स्वीडन की हैं, जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो भारत में ग्रेटा की तरह कौन काम कर रहा है, तो उनका नाम है लिसिप्रिया कंगुजम। यानी नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें अप्रिशिएट किया था और इन्होंने COP 25 में इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भाषण भी दिया था और यहीं से इनका नाम पड़ा था इंडियन ग्रेटा। और एम नेत्रा की बात करते हैं, दूसरी लड़की एम नेत्रा, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र का शांति विकास कार्यक्रम का एम्बेसडर घोषित किया गया। इसका मतलब कि इन्होंने क्या किया था, अपने पिताजी के, अपने पूरे परिवार की 5 लाख की सेविंग क्या किया था कि कोरोना काल में गरीब लोगों को दान कर दिया था, उसके लिए इन्हें क्या किया गया है। अब पायल जांगिड़ की बात करें, एक और लड़की है, तो इन्हें ग्लोबल गेम चेंजर पुरस्कार दिया गया था। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आप जानते हैं, जिसने प्रधानमंत्री को
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया था, उन्होंने इन्हें क्या दिया था, ग्लोबल गेम चेंजर अवार्ड भी दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में बड़े पैमाने पर प्राइवेट ट्रेन कब से चलने लगेंगी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि अप्रैल 2023 से भारत में, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा रेलवे बढ़ रहा है, तो बड़े पैमाने पर ट्रेनें क्या कर चलने लगेंगी, प्राइवेट ट्रेनें चलने लगेंगी। जैसे हमारे इसमें 3 प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं। पहले का नाम है तेजस 1 और दूसरे का नाम है तेजस 2 और तीसरे का नाम है तेजस 3। तो पहला तेजस जो चलाया गया वो कहां से चलाया गया, लखनऊ से दिल्ली तक चलाया गया। दूसरा कौन चला गया, महाराष्ट्र से अहमदाबाद तक चला गया। और तीसरा तो अभी चलाया नहीं गया, चलाया जाएगा, वो कहां से चलाया जाएगा, इंदौर से वाराणसी के बीच चलाया जाएगा। तो तीनों ये तेजस हैं जो कि प्राइवेट ट्रेनें हैं और इन्हें चला कौन रहा है, IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करिएगा। तो आगे देख लेते हैं, भारत ने किस नाम से एक सुपर सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। तो सुपर सोशल मीडिया ऐप की मतलब कि यहां पर बहुत सारे सोशल मीडिया का आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप की तरह भी सुविधा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो इसका नाम क्या है, एलिमेंट्स। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इंडिया ओन सुपर एप्स, यानी कि ये भारत का अपना सुपर एप्स है। जैसे कि चाइना का वीचैट है, उसी प्रकार से भारत का ये क्या है, एलिमेंट्स है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, सुपर ऐप की बात कर रहे हैं, तो आपने भी सुना था कि फेसबुक और जियो मिलकर एक सुपर ऐप विकसित कर रहे हैं, जहां पर एक ही स्थान पर आपको कई सारी एप्लीकेशंस की सुविधा मिल जाएगी। जैसे सुपर ऐप की बात कर ले, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहां पर आपको टिकट बुकिंग भी मिल जाएगी, वहां पर आपको होटल बुकिंग भी, वहां पर आपको सोशल मीडिया भी, बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पर एक साथ मिल जाएंगी। इसी को क्या कहते हैं, सुपर ऐप। आगे देखते हैं, 4 जुलाई को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो दोस्तों उपदेश जहां पर पहला दिया था उसी को नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का के ज्ञान का आदान प्रदान होने लगा था। तो उन्होंने कहां दिया था, सारनाथ वाराणसी में अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उद्देश्य उन्होंने दिया था। अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों की भगवान बुद्ध ने जो काम किया था, सबसे पहले उन्होंने किन किन लोगों को ये उपदेश दिया था। तो इन्होंने इन 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। आप नाम सुनकर कहीं पर लिख लें। तो पहले का नाम था अंज, दूसरे का नाम था अस्सजी, तीसरे का नाम था वप और चौथे का नाम था भद्दी और 5वें का नाम था दोस्तों कौंडिन्य। तो ये 5 शिष्य थे दोस्तों उनके, और इन सभी को उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। अब यहां पर भगवान बुद्ध के बारे में जान लें, तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जबकि उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, और इनके जन्म को क्या कहा जाता है, महाधिनिष्क्रमण। इन तीनों बातों का एकदम आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 117वां स्थान। तो भारत ने 117वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये क्या करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक लक्ष्य लेकर चल रहा है 2030 तक कि गरीबी को समाप्त कर देना है, हेल्थ सुविधाएं विकसित कर लेनी हमें, यानी कि जो भी शिक्षा को 100% कर देना है। तो 2030 का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स गोल लेकर हमारा चल रहा है संयुक्त राष्ट्र, तो उसी के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जारी करती है। तो पहले स्थान पर कौन रहा, तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, स्क्वेनेडियन कंट्री, ये तीनों हैं। इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। जारीकर्ता कौन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो कभी आपसे पूछ देखता है कि प्रसिद्ध जो सूचकांक होते हैं उनके आधार क्या हैं, तो इनमें क्या है, पॉवर्टी यानी गरीबी, हंगर यानी भुखमरी, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता। इन 5 मेजर पॉइंट के आधार पर जिसमें देश में इसकी मात्रा बढ़ती है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं और वो उतना ज्यादा नंबर पाता है, नहीं अच्छा सूचकांक उसका रहता है। तो भारत अभी बहुत अच्छा कर नहीं पा रहा है, तो बात आपको ध्यान रखना है कि 117वां नंबर है। कोविड-19 के समय प्रवासी भारतीयों के बारे में सरकार के कार्यों की समीक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो दोस्तों इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है,
डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। तो डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ये श्योर करेंगे कि क्या सरकार ने मानवाधिकारों के तहत जो प्रवासी नागरिक थे, यानी जो इधर से उधर जा रहे थे कोरोना वायरस काल के समय में, क्या सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई काम किया है, अगर किया भी है तो किस हद तक वो सफल हुआ है। इसके लिए हमारे मानवाधिकार आयोग ने एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अब के श्रीनाथ रेड्डी तो ठीक है, लेकिन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों तो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट को उनका नाम है एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू हमारे क्या है इस समय? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलिए हमें दोस्तों बता दीजिए कि इस समय हमारा सूचना आयुक्त कौन है। तो ये बड़ा प्रमुख प्रश्न है, अभी हाल ही में पॉइंट किए गए 1 महीने पहले ही, सूचना आयुक्त। तो हमें बताइए कौन है? ओफेक 16 नामक जासूसी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस देश का नाम है इजराइल। अब ये जासूसी सैटेलाइट इसने अचानक लॉन्च किया है, इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया था। तो जिससे ईरान और जैसे पाकिस्तान जैसे देश थोड़े असहज हो गए। अब इजराइल के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते। इजराइल के बारे में जानने लायक बात यह है कि इजराइल की जो राजधानी है इसका नाम है जेरूसलम, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। और यहाँ की जो संसद, इसे क्या कहते हैं? यहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट। और इजराइल ने अभी अभी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपने यहाँ एक सड़क का नाम भी रखा है। और हाइफा चौक भी कहाँ पर है? तो ये हाइफा चौक कहाँ पर है? इजराइल में ही है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि 5वीं बार क्या बने? यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और वेस्ट बैंक का इलाका जो क्या है? इजराइल और फलस्तीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक युद्धाभ्यास आपसे पूछा जा सकता है, जुनिफर कोबरा अभ्यास इजराइल और किस देश के मध्य होता है? तो आप भारत नहीं समझेंगे, ये इजराइल और यूएसए के मध्य होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों ये हमारे 24वें गवर्नर है हमारे आरबीआई के, उर्जित आर पटेल ने लिखा है, जिन्होंने बताया कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी, यानी कि जो हमारे लोन एनपीए है, जो कि लंबे समय से लोन अब मिलने की बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, तो उन्हें कम कैसे किया जाए, और भारत के लोग जो इनका पैसा सेव है उनके पैसों को कैसे बचाया जाए, कि जो बैंक अभी डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, इन सभी के पैसों को कैसे बचाया जाए, उसी को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। यानी कि जैसे अभी आपने इस बैंक में पैसा रखा, इस बैंक डूब गई, पैसा गया आपका, तो आपकी सेविंग है उनकी सेव कैसे किया जाए, तो इसी के बारे में उन्होंने किताब लिखी है दोस्तों उर्जित आर पटेल ने। अगला देखते हैं प्रश्न, किस राज्य ने 25 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण मिशन, नाम ही वृक्षारोपण मिशन नामक अभियान चलाया? तो दोस्तों इसने चलाया है, ये उसी राज्य ने चलाया जिसने की प्रवासी आयोग का गठन किया है। तो दोस्तों इसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को अभी एमपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया, क्योंकि लालजी टंडन क्या है इस समय बीमार चल रहे हैं। तो दोस्तों 25 करोड़ पौधे लगाने के इनका लक्ष्य है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि इसे शुरू कहां से किया गया। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो परीक्षा है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुकारेल जंगल कहां पर है। तो आप सोचेंगे कहीं पर ऐसा स्थान है जो बहुत जंगली क्षेत्र है, जैसे कि तराई के कोई जिले, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुकारेल जंगल कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। और इसकी शुरुआत कहां से की गई? यहीं से शुरू की गई। तो एकदम ये बड़े मेजर पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो वृक्षारोपण अभियान कई सारे चला गए हैं, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबूजा ओडिशा ने चला, नाम से ही पता है। हरितहारम किसने चला है? तो तेलंगाना ने चला है। संकल्प पर्व नामक वृक्षारोपण अभियान किसने चला? हमारे संस्कृति मंत्रालय ने चलाया, जिसके कौन है? प्रहलाद पटेल इसके क्या है? मंत्री हैं। प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी को किसने शुरू किया था? तो ये बिहार की सरकार ने शुरू किया था प्यार का पौधा अभियान। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया था? तो दिल्ली ने शुरू किया था। और थैंक्स माम सबसे महत्वपूर्ण है, आप सोचेंगे नहीं कि ये क्या है, कि ये कोई वृक्षारोपण अभियान है। थैंक्स माम अभियान किसने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। दोस्तों आगे देख लेते हैं कि किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ इस समय यहाँ की कार्यवाहक जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन
पटेल यहाँ की कार्यवाहक राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि ये पर्यटकों को बुला क्यों रहे हैं, क्योंकि ये पर्यटन के मामले में काफी रिच राज्य है। अब ऐसा क्यों कि आप सुनते ही पकड़ लेंगे। सांची का स्तूप यही है, राम मंदिर आपको ओरछा पता है, जहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूछा जाता है, रामराज मंदिर वहीं पर है। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, धुआंधार जलप्रपात, और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता देते हैं कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ का मेला, और भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो काफी पर्यटन के मामले में रिच बना देते हैं मध्य प्रदेश को। इसलिए इसने क्या किया है, इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के मामले में भी काफी रिच आंध्र प्रदेश का मध्य प्रदेश को। आपको पता है कि 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं और 60 टाइगर रिजर्व भी हैं। तो कान्हा, सतपुड़ा, कूनो, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, मांधव, डायनासोर, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे नया पूछा जाए कि कौन राष्ट्रीय उद्यान है, तो कूनो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान, और रतापनी सबसे नया टाइगर रिजर्व यहां पर बनाया गया। बहुत ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला अस्थायी सरदार पटेल कोविड केयर अस्पताल कहां बनाया गया है, तो दोस्तों ये बनाया गया कहां पर, राजधानी दिल्ली के अंदर बनाया गया। अब ये प्रमुख क्यों है, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा अस्पताल जो बनाया गया था वो चीन में बनाया गया था, लेकिन अब भारत में इसे बनाया गया है। ये एक अस्थायी अस्पताल है और इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र यानी एक आश्रम है, वहीं के मैदान में इसे बनाया गया है कि जो सीवियर कोरोना के मरीज हैं, कि जो काफी थोड़े से कम खतरे में हैं, उन सभी को यहाँ पर देख रेख के लिए रखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। और इसकी जो देखभाल करेगी वो हमारी कौन सी पुलिस करेगी, तो इंडो तिब्बतन ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस करेगी इसका देखभाल। तो ध्यान रखेंगे भी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने निजता की सुरक्षा के लिए इट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया है, तो केवल 2 लोगों के बारे में जो बात हो रही है वो केवल 2 लोग ही जाने। ये शुरू किया किसने, व्हाट्सएप ने शुरू किया है, जो कि अब किसके अंतर्गत आती है, फेसबुक के अंतर्गत आती है। और इसका जो प्रमुख है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं अमेरिका से, और सबसे युवा अरबपति भी यही हैं। और ब्रायन एक्टन और जैम कूम, इन्होंने ये क्या किया था, व्हाट्सएप की शुरुआत करी थी, जिसे बाद में किसे बेच दिया, इन्होंने फेसबुक को बेच दिया था। आगे देखते हैं कि यहां पर थोड़ी सी बात कर ले हम निजता की। तो निजता का अधिकार, हमें पता है कि निजता का अधिकार हमारा क्या है, मूल अधिकार है, और जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये भी एकदम ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 बड़ा विस्तृत है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां किया, यानी कि किस शहर में किया है, तो ये रीवा में उन्होंने किया है। अब एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, पावर प्लांट की घोषणा उद्घाटन उन्होंने कर दिया। तो एक बात एकदम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश में शिक्षा के बुनियादी विकास के लिए 5 समझौते किए हैं, तो ये हमारा पड़ोसी देश है। अभी इसके चित्र में हम दिखाते हैं, आपको काफी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो अफगानिस्तान ने किया है, जहां के राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी है, जो कि दूसरी बार यहाँ पर बन गए हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों, वो उसकी क्या नाम है, अफगानी यहाँ की मुद्रा का नाम है, अफगानी यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ की जो भाषा है उसे कहते हैं दोस्तों पश्तो। अब इसके बारे में थोड़ी सी आगे हम चर्चा कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो यहाँ पर चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे लद्दाख वाले रीजन से लगा हुआ है। तो ये जो रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा हमारी सबसे छोटी सीमा अगर किसी देश के साथ है, तो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। तो ये एकदम ध्यान रखेंगे आप बात। और अफगानिस्तान ने हमारे जो फार्माकोपिया है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और वहां पर जो गुरुद्वारे में विस्फोट हुआ था, उसकी जांच कौन सी हमारी भारतीय एजेंसी करेगी, तो NIA करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। और यहाँ पर हमने उनकी संसद को बनाकर दिया है, जिसे यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, यहाँ की संसद को सोरा कहा जाता है। एकदम ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं।
जगन्नाथ यात्रा की वापसी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि जगन्नाथ यात्रा अब समाप्त हो चुका है और इसकी वापसी को क्या कहा जाता है? बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि आपसे आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है कि बहुधा यात्रा का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे जगन्नाथ यात्रा से। या ये कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? ओडिशा के अंतर्गत होता है। कि धनु यात्रा, बहुधा यात्रा, बाली यात्रा, ये सारे यात्रा कहाँ पर होते हैं? तो ये ओडिशा के अंदर होते हैं। तो आगे देखते हैं, शिवालिक वन को बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व में बदलने की बात हो रही है। यह किस राज्य में है? तो आपको पता है कि शिवालिक कई राज्यों में है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, लेकिन बात यह कहाँ की हो रही है? उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम इसे बाघ अभयारण्य में बदल देंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत में उत्तर प्रदेश में जो बाघ अभयारण्य की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो पहला बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? पीलीभीत में है। दूसरा कहाँ पर है? अमानगढ़ में है। तीसरा कहाँ पर है? दुधवा है। और चौथा कहाँ पर है? ये हो जाएगा शिवालिक वन टाइगर रिजर्व। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर बात कर लें, बाघ अभयारण्य की बात कर लें, तो भारत में जो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। दूसरा नंबर एक परीक्षा में पूछ दिया था। और भारत का जो सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा 2018 में 53.56 अरब डॉलर से घटकर 2019-20 में कितना रह गया? तो दोस्तों ये जो घट गया है ये काफी घटकर कहां पर पहुंच गया है? 48.66 अरब डॉलर। यानी कि अभी हम व्यापार घाटों को समझाते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? चीन से थोड़ा कम माल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन में थोड़ी सी नेगेटिव विचार हमारे मन में आया है, इसलिए हमने चीन की सामानों का बहिष्कार किया है। इसलिए व्यापारिक घाटा जो है वो कम हो रहा है। व्यापारिक घाटा को हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। व्यापारिक घाटा होता क्या है कि जैसे दो देश हैं ए और बी, यानी भारत और चीन को हम समझ लें कि भारत चीन को बेचता है कुछ सामान और चीन भारत को कुछ सामान बेचता है। तो चीन अगर 100 अरब डॉलर का बेच रहा है तो भारत कितना का बेच पा रहा है? केवल 60 अरब डॉलर का। यानी इन दोनों के बीच में अगर व्यापारिक घाटा की बात की जाए, यानी घाटे में यहाँ पर कौन है? यानी ज्यादा सामान कौन खरीद रहा है? यानी खरीद जो ज्यादा है वही व्यापारिक घाटा उसी का ज्यादा होगा। तो भारत का व्यापारिक घाटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 40 अरब डॉलर का हो जाएगा। यानी कि ए और बी देश आयात और निर्यात जब करते हैं तो जो देश ज्यादा आयात करता है उसका व्यापारिक घाटा बड़ा होता है, जितना ज्यादा वो आयात उससे अरब डॉलर में या रुपए में या मुद्रा में करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब व्यापारिक घाटा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त हो चुका है। जल्दी मिलते हैं दूसरे हफ्ते के पहले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें और अपने राय को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले हफ्ते करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।